हे गाइस, क्या आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि एम एस टी सी ई टी और जे डबल मेंस में कौन सा एग्ज़ाम देना है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम एस टी सी ई टी और जे डबल मेंस के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है और क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी एग्ज़ाम आपको देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेवल की। तो लेवल जो है एम एस टी सी ई टी का वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। अब इस लेवल का क्या डिफरेंस होता है हम लोग आगे वीडियो में हम लोग को आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ेंगे हमको पता चलता जाएगा। अब दूसरी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हम लोग किसके लिए देते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है, फॉर व्हाट। तो एम एस टी सी टी का जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग महाराष्ट्र में देते हैं और किसके लिए देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम मोस्टली होता है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है फार्मेसी के लिए, उसके बाद ये होता है एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। फिशरीज़ हो गया, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्सेज़ के लिए होता है वो एग्ज़ाम एम एस टी सी ई टी होता है। अब जे डब्ल्यू मीन्स किसके लिए होता है, ये मोस्टली होता है इंजीनियरिंग के लिए और दूसरा आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। अब इसमें दो एग्ज़ाम होती है, पेपर वन पेपर टू जे डबल मीन्स में। तो पेपर वन जो होता है इंजीनियरिंग के लिए होता है और आर्किटेक्चर के लिए जो होता है पेपर टू होता है, ठीक है, और प्लानिंग। अब ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कि ये कहाँ होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर, हाँ, किस मतलब जगह के लिए होता है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के लिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है महाराष्ट्र के लिए। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये हम लोग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि चलो ये एग्ज़ाम है एम एस टी सी ई टी और जे डबल में, तो इसमें डिफ़िकल्ट कौन सा है दोनों में से, ठीक है। तो बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 12th के बाद आपको देना रहता है। इसका एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसका पहले हम लोग डिफ़िकल्टी देख लेते हैं। डिफ़िकल्टी तो ये जो है सेम एज जे डबल मेंस, ठीक है। और इसको तो हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं, तो मतलब डिफ़िकल्ट रहता है, इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि जे डबल मेन के जितना ही एम एस टी सी ई टी जो है डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। इसका जितना डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा उतना ही डिफ़िकल्ट जो है एम एस टी सी ई टी भी होने वाला है। तो एक बात तो ध्यान में है कि एम एस टी सी ई टी और जे डबल में दोनों एक जैसे पेपर होंगे। अब इसके बाद जब हम लोग को ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी है तो आप लोगों को एक पॉइंट याद आ रहा होगा माइंड में कि जब दोनों ही डिफ़िकल्ट है तो हम लोग दोनों ही एग्ज़ाम क्यों ना दे। अगर हम लोग एम एस टी सी ई टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जे डबल मीन्स भी दे सकते हैं, और अगर जे डबल मीन्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एम एस टी सी ई टी भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट जो एकदम सही है, अगर आप लोग दोनों में से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों एग्ज़ाम आप लोग अपेयर कर सकते हो। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो ये तो हो गई डिफ़िकल्टी की बात। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मैं देखता हूँ एम एस टी सी टी में नो और यहाँ पे यस, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके पहले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा कि दोनों सेम है डिफ़िकल्टी में, तो हम लोग दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अब आगे एक पॉइंट आया है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि एम एस टी सी टी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई स्कोर, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग समझ लो कि 10 क्वेश्चन राइट करते हो और 5 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेपर पैटर्न जो भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 क्वेश्चन राइट करते हो और 5 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको 10 के 10 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। जो 5 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया उसका मार्क्स आपके 10 मार्क्स में से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई मार्क्स है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई मार्क्स वो आपकी कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसमें, जे डब्ल्यू मेंस में। तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ हाई स्कोर एम एस टी सी ई टी में बढ़ जाते हैं और जे डब्ल्यू मेंस में जो है कम हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सिलेबस। तो सिलेबस तो जैसे कि बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अलग ही वीडियो बना देना चाहिए। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एच एस सी की बुक्स रहती है, एच एस सी की बुक्स बोले तो जो 12th का सिलेबस है, ट्वेल्थ का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का, वो सिलेबस पूरा रहता है, प्लस सम सिलेबस ऑफ 11 प्लस सम पार्ट ऑफ 11th, ठीक है।
और यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम रहेगा, बस यहाँ पे बोर्ड जो है सीबीएसई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे हम लोग लिख देंगे सीबीएसई, ठीक है, और एचएससी को हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए। और एमएसटी सीईटी में हम लोग चलो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन से रहते हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पे रहता है फिजिक्स रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, केम है, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे बायो है, ठीक है, मैथ एंड बायो चारों भी सब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री है और यहाँ पे बायो है, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फार्मेसी भी है, तो हम लोग यहाँ पे 3 सेशन में एग्ज़ाम हो सकता है, सॉरी 2 फेजेस में एग्ज़ाम हो सकता है। एक पीसीएम के लिए होगा और दूसरा जो होगा पीसीबी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक हो गया पीसीएम के लिए, दूसरा हो गया पीसीबी के लिए। और यहाँ पे जो होगा एग्ज़ाम सिर्फ पीसीएम का होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो पीसीएम होगा वो इंजीनियरिंग के लिए और आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर डिग्रीज के लिए होगा, और जो पीसीबी होगा वो फार्मेसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्ज़ाम टाइप, ठीक है, एग्ज़ाम फेज़ लिख देता हूँ, एग्ज़ाम फेज़। ये तो एक हो गया पॉइंट। अब हम लोग एक बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम लोग को सिंपली पता है कि ये जो एग्ज़ाम है 12th के बाद ही हम लोग दे सकते हैं, और ये भी जो एग्ज़ाम है हम लोग 12th के बाद दे सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद ही दोनों एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। अगर आप 12th अपीयर कर रहे हो तो भी दे सकते हो, मतलब अभी आप इस साल 12th में हो और इस साल आपको एग्ज़ाम देना तो आप दे सकते हो। डेफिनेटली वैसा ही होता है जनरली, लेकिन आप पिछले साल 12th पास किए हो और अब देने से एग्ज़ाम रह गए तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक है एलिजिबिलिटी। अब दूसरा हो गया, ये एग्ज़ाम देने के बाद आप कॉलेजेस कौन कौन से जा सकते हो, ठीक है, कॉलेजेस। तो यहाँ पे हम लोग कॉलेजेस की बात करेंगे महाराष्ट्र में। जितने अब एमएसटी सीईटी का अगर आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, एमएसटी सीईटी का आप एग्ज़ाम देते हो तो आप महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है वहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। इसको मैं हाइड करता हूँ ताकि ये दिख जाए ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड करके लिखता हूँ कॉलेजेस। तो ऑल कॉलेजेस विद इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के लिए या फार्मेसी के लिए या आर्किटेक्चर के लिए, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो एमएसटी सीईटी देने के बाद, ठीक है। कुछ कॉलेजेस का एक्सेप्शन है, जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, वो सब छोड़ के, या ट्रिपल आईटी हो गया, ठीक है, वो सब कॉलेज छोड़ के आप एमएसटी सीईटी के थ्रू महाराष्ट्र के सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर जेडबलई मेन का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर जेडबलई मेन क्लियर करते हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर एडवांस, ठीक है, जेडबलई एडवांस के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया, इफ़ यू क्लियर, चलो क्लियर तो आपने कर लिया तभी तो आप एडवांस में गए, और समझ लो कि आप एडवांस में नहीं जाना चाहते तो आप लोग एनआईटी में जा सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रिपल आईटी में जा सकते हो, या फिर सीएफआईटी में जा सकते हो, ठीक है, सीएफटीआईज, ठीक है, या फिर जीएफटीआईज। ये सीएफटीआई जीएफटीआई होता है गवर्नमेंट फंडेड और सेंट्रली फंडेड कॉलेज, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और आईआईटी नहीं, मैं यहाँ पे ट्रिपल आईटी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ट्रिपल आईटीज़ में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग एमएसटी सीईटी क्लियर करते हो तो यू कैन गो ऑल कॉलेजेस विद इन महाराष्ट्र, बट इफ़ यू क्लियर जेडबलई मीन्स तो आप लोग एनआईटी, आईआईटी, सीएफटीआईज, जीएफटीआईज ऑल ओवर इंडिया, ये पॉइंट में लिखना भूल गया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। देखो महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, वो अपना खुद का सीईटी रखता है, जैसे कर्नाटका रखता है, जैसे ऐसे बहुत सारे थोड़े मोटे स्टेट हैं जो अपना खुद का सीईटी रखते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जिनको खुद का सीईटी नहीं रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि अपना फॉर एग्जांपल जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे कोई खुद का सीईटी का एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, ऐसे सब राज्य में जो है खुद का सीईटी का एग्ज़ाम नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि पूरे राज्य में जेडबलई मेंस के थ्रू एडमिशन चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जेडबलई मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं होता। अगर आपने एमएसटी सीईटी नहीं दिया है ना, तो जेडबलई मेंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपका क्या रहता है, 15% रिजर्व रहता है, ठीक है, 15% रिजर्वेशन फॉर जेडबलई मेंस, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है
कि अगर आपने MST-CET नहीं भी दिया है ना तो भी आप महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हो थ्रू JEE मेन, क्योंकि हर कॉलेज में 15% का रिजर्वेशन रहता है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट। और ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब वो कैंडिडेट जिसने MST-CET नहीं दिया है लेकिन JEE मेन का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को MST-CET देना चाहिए, JEE मेन देना चाहिए। तो जिस तरह से मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग महाराष्ट्र में है और अगर आपका जो एम है वो IIT में जाने का नहीं है, आपको अपने ही स्टेट में किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, जैसे कि VGTI हो गया या फिर SPJN हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, या फिर ऐसे ही जो बड़े बड़े कॉलेज है उसमें जाना है, तो आपको मेरे ख्याल से ना MST-CET पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो फोकस तो आप MST-CET पे करोगे तो बेसिकली वो JEE मेंस के लिए भी होगा और MST-CET के लिए भी होगा। तो एग्ज़ाम तो आपको दोनों का देना है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो MST-CET की ज़्यादा करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोर करने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट का पेपर MST-CET का ज़्यादा देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू JEE मेन, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम है अच्छे मार्क्स आने के, और दूसरा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक यहाँ पे है कि आप लोगों को देना तो दोनों पेपर है, लेकिन प्रिपरेशन आपको MST-CET की ज़्यादा करनी चाहिए, तो आपको अच्छे कॉलेजेस में जाने का चांस मिलेगा। प्लस आपको JEE मेंस का भी पेपर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अच्छा मार्क्स आता है JEE मेंस में तो आपको ऑल इंडिया सीट मिलने के चांसेस भी रहते हैं। तो इन केस अगर आपका MST-CET के थ्रू एडमिशन नहीं होता है तो आप लोग JEE मेंस के थ्रू भी जा सकते हो, और इन केस अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है JEE मेंस में तो आप लोग NIT में जा सकते हो, IIIT में जा सकते हो, CFTI में जा सकते हो, या फिर और ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में, आप लोग पूरे ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं जो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं आप उसमें से कहीं पे भी जा सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपका JEE मेन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका JEE मेन क्लियर है तो आप लोग एडवांस भी दे सकते हो, फिर NIT में भी जा सकते हो, IIIT में भी जा सकते हो। और इन केस अगर आपने JEE मेन क्लियर नहीं भी किया है तो भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलेगा, बस आपको इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है ना ये सारे, और एडवांस इंक्लूडिंग एडवांस है, ये पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप लोग JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो। तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस है MST-CET और JEE एडवांस के बीच, JEE मेंस के बीच में। एक बार और हम लोग डिस्कस करते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ये इंजीनियरिंग फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए होता है, ये इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए होता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है एग्ज़ाम, और ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, ठीक है। ये डिफ़िकल्टी ये दोनों का सेम है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे हाई स्कोर लाने का चांस ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे 12th महाराष्ट्र का बोर्ड प्लस 11th का कुछ पार्ट, और यहाँ पे CBSE का 12th बोर्ड प्लस 11th का कुछ पार्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आप लोग कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, PCM और PCB, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा, PCM और PCB। और यहाँ पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट है। एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए। और कॉलेज जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर आप जितने भी कॉलेजेस में जा सकते हो, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर के कॉलेज प्लस ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज में आप जा सकते हो। और अगर इस आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका मेंस क्लियर हो, लेकिन अगर आपने मेंस क्लियर किया है तो आप लोग एडवांस में भी जा सकते हो, JEE मेंस के एडवांस एग्जाम दे सकते हो, प्लस NIT में जा सकते हो, IIIT में जा सकते हो, CFTI और GFTI ये सारे में जा सकते हो अगर आपने मेंस क्लियर किया है तो। अगर क्लियर नहीं किया है तो आप लोग महाराष्ट्र में भी कहीं एडमिशन ले सकते हो, महाराष्ट्र के बाहर जितने भी राज्य है वहाँ पे भी जाके ऑल ओवर इंडिया की सीट में एडमिशन ले सकते हो। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपने MST-CET नहीं दिया है, इनकेस आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपने MST-CET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो भी आप JEE मेंस के थ्रू आ सकते हो महाराष्ट्र में, जहाँ पे 15% का रिजर्वेशन होता है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ठीक है। और गाइज अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का ट्राई करेगा। और ना तो अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको कमेंट्स में आंसर देने का ट्राई करेगा। थैंक यू वेरी मच।